साविल सोया किस्त 16 दिन गुजर रहे थे। जुनेद की मोहब्बत जीनीरे के लिए बढ़ती जा रही थी। आज पूरे 3 महीने हो गए थे और आज बस इसने जुनेद से बात करके 6 महीने के लिए डायना के घर जाना था। वे कमरे में आई तो जुनेद खिड़की के पास खड़े थे। अब जुनेद का मूड बहुत अच्छा रहता था, उसके साथ हमेशा प्यार से बात करनी। अगर कोई गलती कर भी देती तब भी बस वे खुद को कंट्रोल करते, जीनीरे पर गलती से भी गुस्सा नहीं करते। जुनेद मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। वे जुनेद के पीछे खड़ी है कर बोली। हाँ बोलो। जुनेद पीछे मुड़े और मुस्करा कर बोले, जुनेद मम्मी की बहुत तबीयत खराब है, वे मुझे याद कर रही हैं। डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट का कहा है मगर वे अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। अगर तुम इजाजत दो तो मैं मम्मी के पास चली जाओ कुछ महीनों के लिए। जीनीरे की बात सुनकर जुनेद की मुस्कान मद्धम हुई थी। लेकिन जीनीरे, इस वक्त तुम्हें खुद आराम की जरूरत है। तुम कैसे अपनी मम्मी का ख्याल रख सकती हो? मैं रख लूंगी, और वैसे भी मेरे साथ मुलाजिमा भी होंगी, मैं वहां अकेली तो नहीं होंगी ना। मम्मी को वही पता है मेरी हालत का, तो वे खुद भी ख्याल रखेगी मेरा। जुनेद चुप हो गए थे। वे किया कहते एक तरफ जीनीरे की माँ थी और दूसरी तरफ इसकी औलाद की माँ। जुनेद प्लीज समझा करो, मैं अपना बहुत ख्याल रखोगी। जीनीरे ने इसका हाथ पकड़ के कहा तो वे अब भी बस खामोशी से जीनीरे को देख रहा था। ठीक है चली जाओ। मगर वे खुश हो गई थी, लेकिन जुनेद के मगर ने इसकी खुशी को खुश होने नहीं दिया। मगर किया, अगर इस बच्चे को कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से तो दोबारा इस घर में और मेरी जिंदगी में कदम नहीं रखना, जुनेद ने कहा। और फिर वे वहां से चले गए। जबकि जीनीरे थोड़ी देर के लिए सुनसी हो गई थी, मगर फिर इसने खुद को संभाला था। बच्चे को कुछ नहीं होगा, मैं खुद ख्याल रखूंगी। लुका, हाँ बस जीनीरे फिक्र ना करो, रिलैक्स रहो, रिलैक्स बेबी। उसने खुद को संभाला और फिर खिड़की के सामने खड़ी ठंडी हुआ लेने लगी। बस एक माह रह गया था और उन एक माह में जीनीरे ना सूफिया से मिली थी और ना ही जुनेद से। जुनेद इसे रोज कॉल कर लेता था और सूफिया भी इससे बात कर लेती थीं। यहाँ डायना के घर में जीनीरे का बहुत ख्याल रखती थी। इसको अच्छी ग़िज़ा देना, फल रोज खिलाना, ये सब जीनीरे करती थी। लिल्जिस को ये सब पहली बार मिल रहा था, वे तो खुश ही हो गई थी। सभी अपनी जगह खुश थे, लेकिन लिल को बस थोड़ा दुख था। अपनी औलाद किसी और को देना आसान बात नहीं थी, मगर मजबूरी थी और मजबूरी में इसे ये सब करना था। वे किचन में खड़ी थी। अभी कुछ देर पहले ही वे जीनीरे के साथ डॉक्टर के पास से आई थी। डायना वहीं अस्पताल में ही थी और मैं सोच रही हूँ बेबी गर्ल है तो क्यों ना हम लोग कुछ और कपड़े ले लें। जीनीरे किचन के दरवाजे पर खड़ी है कर बोली, मैडम आपकी बेटी है, जैसे आपकी मर्जी। ये बात कहते हुए दिल पर क्या गुजरी थी ये बस वही जान सकती थी। हाँ ये तो है, मैं ऑनलाइन शॉपिंग कर लेती हूँ। अगर बाहर गई तो यही डर लगा रहेगा कि कहीं जुनेद मम्मी कहीं ना मिल जाए। जी मैडम जैसे आपकी मर्जी, ने कहा और काम में लग गई। जबकि जीनीरे वापस अपने कमरे की तरफ चल दी। आखिरकार वे दिन भी आ गया था जिसका सबको इंतजार था। जी मिस डायना रूम के बाहर थे, जबकि जीनीरे और ऑपरेशन थिएटर के अंदर थे। डायना ने जीनीरे के प्लान के मुताबिक जुनेद को भी कॉल कर दी थी, जो सब काम छोड़कर बस आने ही वाला था। मेरे पैसे कब मिलेंगे? जीमिस ने डायना के साथ बैठकर पूछा। अपना मुंह बंद रखो, पैसे मिल जाएंगे तुम्हें, और खबरदार जो तुमने जुनेद के सामने अपनी जबान खोली तो। डायना ने इसे देमका कर कहा तो उसने खामोशी से इस बात में सर हिलाया। डायना ने दी जानिब नजर घुमाई तो उसे जुनेद आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर वे खड़ी हुई। जबकि जीमिस ने बस एक नजर उसे देखा था और फिर वे उठकर बाहर चला गया। डायना ने इसके जाने पर शुक्र अदा किया था। जीनीरे कैसी है और डॉक्टर ने क्या बताया? बच्चा तो ठीक है ना मेरा? जुनेद ने पूछा तो ना जाने क्यों डायना से कुछ बोला नहीं गया। डायना को चुप देखकर जुनेद ने दोबारा पूछा, डायना मैं तुमसे पूछ रहा हूँ जीनीरे ठीक तो है ना? जी जी वे ठीक है, बस डॉक्टर आपकी बेटी को लेकर आती ही होंगी, डायना ने मुस्कुरा कर कहा और फिर जुनेद की तरह खुद भी इंतजार करने लगी। कुछ ही देर गुजरी थी कि एक नर्स हाथ में बच्चा लिए बाहर आई, जिसे देखकर जुनेद फौरन इसकी जानिब आए। मिस्टर जुनेद, मुबारक हो, आपकी बेटी हुई है, नर्स ने कहा तो जुनेद ने मुस्कुराते हुए उगे बढ़कर उसे गोद में लिया। जुनेद के लब से मुस्कान जुदा नहीं हो रही थी। इसे देखकर वे इसे गौर से देखने लगा, जिसका रंग सांवला था, आंखें बंद थी, होंठ और नाक उसे अपनी तरह लगे थे। डायना ने उगे बढ़कर उसे देखा तो वे हैरान रह गई। एक तो इस बात पर इसका रंग बहुत सांवला था, दूसरा इसके नक्श जुनेद से कितने मिल रहे थे। जीनीरे कैसी है? जुनेद ने नजर उठाकर नर्स से पूछा। जी आपकी वाइफ ठीक है, बस कमरे में शिफ्ट कर देंगे, आप मिल लीजिएगा उनसे, नर्स कहती हुई वहां से चली गई। तो डायना ने चुपके से बाहर की राली। डायना बार बार पीछे देखते हुए एक रूम में आई थी जहां जीनीरे अस्पताल के कपड़े पहने जीमिस के साथ खड़ी थी। डायना को देखकर जीनीरे जल्दी से इसके पास आई, जबकि जीमिस सीने पर हाथ बांधे वहीं अपनी जगह खड़ा था।
इसे ना अपनी बीवी की फिक्र थी ना बच्ची की, इसे बस पीसू से मतलब था जिसका वो इंतजार कर रहा था। मरो नहीं आ रहे हैं तुम्हारे पैसे, जीनिरे ने गुस्से से कहा। कहाँ से आ रहे हैं? मैं कब से यहाँ खड़ा इंतजार कर रहा हूँ और जब से पैसे आ ही रहे हैं लेकिन पहुँच नहीं रहे। यार डायना तुम कॉल करो इस लड़के को और बोलो जल्दी से आ जे ताका इस वबाल से तो जान छोटे। जीनिरे ने गुस्से भरी नजर जीमिस पर डालकर कहा तो डायना ने फौरन अपने हैंडबैग से मोबाइल निकाला। डायना कॉल सुनती हुई खिड़की के पास चली गई और जीनिरे जीमिस के और करीब आई। मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अब जब तुम्हें डायना पैसे देगी उसके बाद अगर मुझे तुम्हारी शक्ल कहीं भी देखने को मिली मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करोगी, आई समझ? हाँ हाँ आ गई समझ, जीमिस ने नाक से मक्खी उड़ाकर कहा था। मिस जीनिरे आपको रूम में शिफ्ट करना है, को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया है, अब आपकी बारी है। नर्स की बात सुनकर डायना ने भी मोड़कर देखा और काल काट कर उसके पास आ गई। जुनेद बहुत खुश थे, इसका अंदाजा जीनिरे लगा चुकी थी क्योंकि जब से जुनेद रूम में आए थे वे बच्ची को खुद से जुदा ही नहीं कर रहे थे, कितना प्यार कर रहे थे वे बच्ची से। जुनेद हमारी बच्ची काली नहीं है। ये बात जीनिरे को अजीब लगी थी क्योंकि बच्ची सांवली थी और इसे सांवला रंग बिल्कुल नहीं पसंद था। नहीं ये तो मेरी शहजादी है, देखो कितनी मासूम है और मुझ में कितना मिल रही है, जुनेद ने कहकर इसके गाल पर बोसा दिया था। एक बात जीनिरे की समझ से बाहर थी कि बच्ची काफी हद तक जुनेद की जैसी थी, मतलब इसकी आंखें, इसके होंठ, इसके नक्श बहुत मिलते थे। लेकिन फिर जब डॉक्टर ने बताया कि खुदा ने दुनिया में एक ही शक्ल के साथ इंसान पैदा किए हैं तो जीनिरे को बात समझ आई। इसका नाम पता है मैंने क्या सोचा है? जुनेद ने पूछा तो जीनिरे ने नफी में गर्दन हिलाई। इसका नाम होगा आइसन। इसका क्या मतलब है? जीनिरे को नाम कुछ पसंद नहीं आया था। इसका मतलब है खूबसूरत चांद के चेहरे वाली लड़की, लेकिन ये तो चांद नहीं। जुनेद ने नजर उठाकर जीनिरे को देखा, वे इस वक्त अस्पताल में थे। जीनिरे बेड पर थी। इसने कितनी तकलीफ के बाद इस बच्ची को पैदा किया है, वे कैसे अपनी बेटी को ऐसा कह सकती है? औलाद चाहे कितनी ही बदसूरत क्यों ना हो तब भी वे एक माँ के लिए दुनिया की हुसैन तरीन औलाद होती है। इसकी माँ के लिए इससे बढ़कर कोई हुसैन नहीं होता। लेकिन जीनिरे की बात कुछ अजीब लगी थी जुनेद को, जिसका इसने इजहार तो नहीं किया था मगर बात दिल में रह गई थी। जीनिरे मेरी बेटी मुझे बहुत अजीज है, आज के बाद तुम्हारे मुंह से मैं उसकी बुराई ना सुनो, जुनेद ने कहा और बगैर जीनिरे की बात सुने रूम से बाहर चले गए। जीनिरे ने गुस्से को जब्त किया और साइड टेबल से जूस उठाकर पीने लगी जो जुनेद ही लाए थे। हाल सूफिया हैरान सी बैठी बस जीनिरे को सुन रही थी। जीनिरे बताकर चुप हुई तो सूफिया ने कुछ नहीं देखा और जोर से इसके गाल पर थप्पड़ रख दिया। जीनिरे थप्पड़ खाकर एक साइड पर झक सी गई थी। जीनिरे ने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा था, उसकी माँ ने तो हर बार उसकी साइड ली थी, हर बार उसे सपोर्ट किया था, और आज ये थप्पड़ क्यों पड़ा था इसे? मुझे अफसोस है जीनिरे, मुझे अफसोस है कि तुम मेरी बेटी हो। सूफिया गुस्से से खड़ी हुई थी। मम्मी मेरी बात सुने, मेरी बात को समझे। जीनिरे भी उनके साथ खड़ी हुई थी। जीनिरे मुझे मम्मी मत कहो, मैं बहुत जल्द पाकिस्तान जाऊंगी और आइसुन को सब सच बता दूंगी। मम्मी नहीं प्लीज ऐसा मत करें, अब तो जुनेद भी नहीं रहा, अब बताने का क्या फायदा मम्मी प्लीज। जीनिरे ने इसके सामने अपने हाथ जोड़ लिए थे लेकिन सूफिया का गुस्सा किसी तौर कम नहीं हो रहा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा जीनिरे, मुझे क्यों यकीन नहीं आ रहा? मुझे अब भी लग रहा है मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी मुझसे मजाक कर रही होगी। लेकिन जीनिरे, सूफिया सर पकड़ के सोफे पर बैठी गए। जीनिरे क्या कर दिया ये तुमने? जो शख्स तुमसे मोहब्बत करता था तुमने इसी को धोखा दे दिया, अब तो वे दुनिया में भी नहीं रहा, कैसे मुआफी मांगोगी इससे? और सोचो क्या वे तुम्हें कभी मुआफ करेगा? सूफिया सदमे सी कैफियत से बोल रही थीं। मम्मी मुझे माफ कर दे, मुझे मेरा घर बचाना था। मम्मी मैं क्या करती, मुझे ये सब करना पड़ा क्योंकि मुझे अपना घर देखना था। जुनेद मुझे छोड़कर जा रहे थे मम्मी, इसीलिए मैंने इसे धोखा दिया। जीनिरे सूफिया के कदमों में बैठ चुकी थी लेकिन अब सूफिया को तरस नहीं आ रहा था, वे पत्थर दिल बनी हुई थी। अभी आइसुन के असल माँ बाप कहाँ है? यहीं इटली में ही रहते हैं मगर दूसरे शहर में। जीनिरे ने अपने आंसू साफ करके बताया। इसके माँ बाप क्या करते हैं? सूफिया ने पूछा। इन लोगों के घर में मुलाजमत करती है और जीमिस किसी वर्कशॉप पर, उन्हें पता है उनकी बेटी पाकिस्तान में है। मम्मी उनसे कोई वास्ता नहीं है आइसुन का, क्योंकि मैंने आइसुन के उन्हें 30 लाख दिए थे उन्हें, जीनिरे ने कहा तो सूफिया मुस्कुराने लगी। अजीब मुस्कान थी जो जीनिरे भी समझ नहीं पाई। 30 लाख कहाँ गए उनके? वे जीमिस ने उड़ा दिए होंगे नशे में, वैसे भी वे लिल की कोई बात नहीं सुनता और पैसे भी लिल को नहीं दिए होंगे इसने। जीनिरे को सब पता था जीमिस का। बच्ची एक दरिंदे के हाथ से निकलकर धोखेबाज की गोद में आ गई थी।
सूफिया की बात सुनकर जीनिरे को अपना अब बुरा लगने लगा था। मैं तुम्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी जीनिरे, अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। सूफिया ने आराम से कहा था। मम्मी अब मुझे डराने के लिए ये सब कह रही है ना? जीनिरे को अब भी उम्मीद थी इसकी माँ समझेगी इसे। नहीं जीनिरे, तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ वरना मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। सूफिया की बात सुनकर उसे शदीद हैरत हुई अपनी माँ पर। मम्मी दफा हो जाओ मेरे घर से जीनिरे सहम सी गई थी और फिर वे बेयकीनी से खड़ी हुई। अब मुझे कैसे घर से निकाल सकती हैं? मैं बेटी हूँ मम्मी, अब की बदकिस्मती से तुम मेरी बेटी हो जीनिरे, मुझे अफसोस है जीनिरे तुम मेरी बेटी हो। वे गुस्से में कहती हुई दरवाजे के पास जाने लगी कि जीनिरे फौरन उनके पांव पकड़कर वहीं बैठ गई। मम्मी प्लीज ऐसा ना करे, मुझे समझे प्लीज मम्मी, मुझे समझने की कोशिश करे मम्मी। नहीं जीनिरे अब नहीं, मैं बहुत बेवकूफ़ बन चुकी हूँ। जुनेद तक तो चुल्लू ठीक था, तुमने अपनी माँ को भी धोखा दिया। तुम्हें अपना अब जरा बराबर भी अजीब नहीं लगा? तुम्हें थोड़ा सा भी खौफ नहीं आया कि अगर ये बात जुनेद को पता चल गई तो क्या होगा? सूफिया ने अपने पांव इसके हाथ से छोड़वा के गुस्से में कहा। वे बीमार थी तभी उनकी सांस भी फूल रही थी, लेकिन उन्हें इस वक्त अपनी बिल्कुल फिक्र नहीं थी क्योंकि उन्हें बस जीनिरे पर गुस्सा था, बेहद गुस्सा। मम्मी जीनिरे निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा पलटकर इस घर की तरफ नहीं देखना। उन्होंने दरवाजा खोलकर जीनिरे को बाजों से पकड़ के बाहर निकाला था। जीनिरे बाहर गिरते गिरते संभली और दोबारा जैसी सूफिया के पास आने लगी कि तभी सूफिया ने दरवाजा जीनिरे के मुंह पर बंद कर दिया था। मम्मी मुझे सुन ले, मुझे समझने की कोशिश करें। जीनिरे रोते हुए चीख रही थी मगर सूफिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आखिरकार जीनिरे भी सदाए दे देकर जब तेक गई तो उसने अब मिस्टर जान के घर जाना ही बेहतर समझा। वे उठी और अपने कपड़े झाड़े, एक नज़र इस घर को देखा जहां इसका बचपन गुजरा था और फिर बेदर्दी से अपने गालों से आंसू साफ करके घर से दूर चली गई, कभी ना आने के लिए। जबकि घर के अंदर देखो तो सूफिया दरवाजे से टैग लगाकर बैठी बस आंसू बहा रही थी। जारी है साविल सोया किस्त 17। आइसुन क्या हुआ, उदास क्यों हो? यसरा जो अभी कमरे में आई थी आइसुन को खामोश देखकर उसके पास चली आई। नहीं मैं उदास नहीं हूँ, बस स्कूल से काम ज्यादा मिल गया। इसने बात घुमाई तो यसरा हल्का सा मुस्कुराई। दामिल की याद आ रही है ना? यसरा ने पूछा तो आइसुन ने बस एक नजर उसे देखा और फिर नीचे नजरें कर लें। मुझे पता था इसी की याद आ रही होगी क्योंकि वे तुम्हारा कितना अच्छा दोस्त है। जी आप ही उदास नहीं होते? अब इसका शौक है कराची जाके पढ़ने का, अब इसके शौक पर हम अपनी मर्जी तो नहीं कर सकते ना? यसरा की बात पर उसने इस बात में सर हिलाया। मुझे पता है आप ही मैं उदास नहीं हूं। आइसुन ने जबरदस्ती की मुस्कान लबों पर सजाकर शायद खुद को तसल्ली दी थी। अगर उदास नहीं हो तो शक्ल पर 12 क्यों बजे हुए? यसरा ने तंज किया। तुम्हें पता है दामिल ने कहा था मेरी छोटी सी प्यारी सी दोस्त आइसुन को उदास नहीं होने देना। अब अगर तुम उदास रहोगी उसे कितना बुरा लगेगा ना, इसीलिए खुश रहोगे। अभी कोचिंग गया हुआ है, घर पहुंचकर कॉल करेगा। यसरा की बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। इसे तो दामिल की आवाज से भी इश्क था, फिर कैसे वे इसकी कॉल का सुनकर खुश न होती? ए दामिल को कहना पहले मुझसे बात करें, आइसुन ने कहा तो यसरा हंसने लग गई। हाँ बाबा, वे वैसी भी पहले तुमसे ही बात करता है, इस बात की तुम फिक्र ना करो। चुल्लू अब जरा में काम कर लो, फिर हम दोनों छत पर बैठकर कॉफी पाएंगे और दामिल से बात भी तो करनी ही ना। यसरा ने कहा तो आइसुन ने जल्दी से सर हिलाया। ठीक है, अब जल्दी से काम करके आजे, जब तक मैं भी स्कूल का काम खत्म कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, यसरा ने कहा तो फिर वहां से चली गई। जबकि आइसुन ने कब से रखी हुई किताब को उठाकर खोला और इसे पढ़ने लगी। ये एक क्लासरूम थी जहां एक तरफ सब लड़कियां तो दूसरी तरफ लड़के बैठे थे, जबकि बीच का हिस्सा खाली था जहां पर सर टहलते हुए किसी टूपक के बारे में समझा रहे थे। उन्हीं में दामिल भी बैठा था और उसके साथ डेस्क जोड़े हमजा। जबकि लड़कियों की साइड पर देखें तो इनम आंखों को चुन्नी किए उंगली में बाल पेन को घुमाते हुए सर की बात को सुनकर हर थोड़ी देर बाद झककर अपने सामने रखी किताब में कुछ लिखती जाती। दामिल, हमजा ने सर की तरफ देखकर थोड़ा दामिल की तरफ झककर कहा, हम बोलो। दामिल ने कहा, इनम की दोस्त बता रही थी कि वे तेरी बहुत तारीफ करती है। इससे हमजा ने सीरियस हैकर कहा था, मगर दामिल तो हैरान ही रह गया था। वाकई वे पूरा हमजा की तरफ मुड़ गया। हाँ वाकई में क्यों तुझसे झूठ बोलने लगा, जो सच है वही बता रहा हूँ मैं तो। हमजा ने किताब में कुछ लिखते हुए कहा। अच्छा, और क्या कह रही थी इसकी दोस्त? दामिल को तजस्सुस हुआ और कह रही थी दामिल का दोस्त बहुत प्यारा है, अगर दामिल ना होता तो आज मैं हमजा की तारीफ कर रही होती। हमजा की बात सुनकर दामिल के माथे पर बिल आ गए थे। हमजा जी मेरी जान, हमजा ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो दामिल ने एक नज़र इनम को देखा और एक नज़र सर को। मुझे सच सच बताओ, इनम ने अपनी दोस्त से ये सब कहा था? दामिल ने
उसे मुखातिब किया, क्या सब? हमजा को अनजान बनते देख दामिल को शदीद हैरत हुई। अभी जो तुमने कहा कि इनम की दोस्त मेरी बहुत तारीफ करती है, दामिल शर्म कर ले यार, इनम के होते हुए तो किसी और लड़की से तारीफ सुनने के मौन में है। हमजा ने जैसे इसे शर्म दिलानी चाहिए, यार अभी तुमने ही तो कहा था ना। दामिल को गुस्सा भी आ रहा था मगर गुस्सा कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर गुस्सा करता तो हमजा ने फिर कभी कोई बात नहीं बतानी थी। दामिल, हमजा, अब दोनों ने क्लास नहीं लेनी तो आप दोनों बाहर जा सकते हैं। सर की आवाज पर दामिल फौरन सीधा है कर बैठा, जबकि हमजा ने किताब बंद की और खड़ा हुआ। चल दामिल, बाहर चल कर बात करते हैं। दामिल ने इसकी हरकत पर इनम की तरफ देखा जो उन दोनों को ही देख रही थी, और बस फिर दामिल को लगा आज फिर हमजा की वजह से इसकी भी इज्जत जाने वाली है। हमजा, अब कहाँ जा रहे? सर ने हमजा की तरफ देखकर कहा। सर, अभी आपने ही कहा ना कि क्लास नहीं लेनी तो आप लोग बाहर जा सकते हैं, इसीलिए क्लास डिस्टर्ब ना हो तो हम दोनों बाहर जा रहे हैं। उठो दामिल, सर ने किया कहा तुमने सुना नहीं? हमजा की बात सुनकर आधी क्लास की दबी दबी हंसी गंजी थी, जबकि दामिल ने जल्दी से बैग उठाया और बगैर किसी को देखे बाहर चला गया, क्योंकि यहाँ अगर कुछ देर और बैठता तो जरूर सर ने इसे भी जलील कर देना था। सर बात इसी की थी, तभी ये जल्दी चला गया। कल मिलते हैं सर, अल्लुए हाफिज। हमजा की इस हरकत पर सर के अलावा सबको ही हंसी आई थी, जबकि सर गुस्से से हमजा की पुश्त को घूरने लगे। वे दोनों कैंटीन में बैठे थे। दामिल सीने पर हाथ बांधे गुस्से से हमजा को घूर रहा था, जबकि हमजा बर्गर खाने में मसरूफ था। हमजा ने नजर उठाकर जब दामिल को देखा तो वे इसी को ही देख रहा था। यार, तो भी मंगवा लेना, मेरे बर्गर पर क्यों नजर लगा रहा है? हमजा ने खाते हुए कहा। बहुत बड़ी गलती की जो तुझे कराची आने के लिए मनाया, इससे अच्छा था मैं अकेले ही आ जाता, दामिल ने कहा और उसकी प्लेट से एक चिप्स उठाकर खाने लगा। हमजा का खाते हुए हाथ रुक गया और वे दामिल को दुख से देखने लगा। यार, मैं किया इतना बुरा हूँ? हमजा देमासा मुस्कुराकर बोला तो दामिल ने अपने अल्फाज पर गौर किया। नहीं हमजा, मेरा वे मतलब नहीं था, दामिल ने फौरन कहा। इसे अंदाजा हो गया था उसकी बात से। हमजा हर्ट हुआ है। कोई बात नहीं यार, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा, मैं यूनिवर्सिटी वालों से बात करता हूँ, मेरा ट्रांसफर हैदराबाद में करवा दें। उसने आधा बर्गर प्लेट में रखकर टीशू से हाथ साफ किए। सॉरी हमजा, मेरा वे मतलब नहीं था, और तो कहीं नहीं जाएगा, मेरे साथ ही डिग्री लेकर ही हैदराबाद जाएगा। दामिल ने आधा बर्गर उठाकर इसके मुंह के पास किया तो हमजा ने एक नज़र बर्गर को देखा और फिर दामिल को। मैं तेरे लिए मुश्किल खड़ी करता हूँ ना? हमजा ने पूछा। नहीं यार, तो मेरा दोस्त नहीं भाई है, और भाई कब मुश्किल खड़ी करते हैं? बस वे इनम के सामने थोड़ी बेइज्जती हुई, इसी वजह से तुझ पर गुस्सा कर गया, वरना यार तो जिगर है अपना, दामिल ने कहा। तो हमजा ने इसे गौर से देखा। किया, अब क्यों ऐसे देख रहे हो भाई? दामिल ने पूछा। अभी ये हाल है, जब इनम तेरी बीवी बन जाएगी कल को। उसने कहा कि हमजा को छोड़ दो, मुझे तो लगता है दामिल शाह ने कहना है। हाँ हाँ जान कौन? हमजा कहा का हमजा। हमजा की बात सुनकर दामिल को हंसी आ गई। बस बस अब ज्यादा दांत ना निकाल, मुझे पता है ऐसे ही होगा, हमजा ने कहा। नहीं यार, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, तो अपनी जगह और इनम अपनी जगह होगी, देखते हैं, हमजा ने कहा और फिर आधा बचा हुआ बर्गर भी मुंह में डाल लिया। देख लेना, वैसे बड़े शर्म की बात है, सर ने तुम दोनों को क्लास से निकाल दिया और तुम दोनों यहाँ हंसते हुए बर्गर खा रहे हो। शायद क्लास खत्म हो गई थी तभी इनम अब इन दोनों के सामने खड़ी थी। दामिल तो उसे देखकर फौरन खड़ा हो गया था, जबकि हमजा अब भी ढीठ बने बैठा रहा। नहीं इनम, हाँ तो अब सर ने क्लास से निकाल दिया तो हम छत पर लेट कर वे गाना गाएं, तुझे याद ना मेरी आई किसी से, अब क्या कहना? हमजा ने दामिल की बात काटकर फौरन कहा। इनम ने इब्रो उठाकर पहले हमजा और फिर दामिल को देखा। लगता नहीं है ये तुम्हारा दोस्त है? हाँ दोस्त हैं, जड़वा भाई थोड़ी हैं जो सैम सैम होंगे, हमजा ने टीशू से हाथ साफ करके कहा। हमजा, तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? इनम ने कहा। नहीं बिल्कुल नहीं, हमजा ने फौरन जवाब दिया। दामिल, इसे छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, इनम कहते जाने लगी कि हमजा की बात सुनकर दोबारा रुक गई। देख ले दामिल, ये लड़की अभी से हमें जुदा कर रही है, हमजा ने आंखें घुमाकर कहा। हमजा यार चुप करना थोड़ी देर, दामिल को खुद समझ नहीं आ रही थी वे किया। दामिल, में लाइब्रेरी में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अपने दोस्त से फ्री होकर आ जाना। इनम ने एक वसीली नजर हमजा पर डाली और फिर कांधे पर बैग ठीक करके वहां से चली गई। इसके जाते ही दामिल ने बेबसी से हमजा को देखा। क्या ऐसा किया देख रहा है? जा मैडम, इनम आपका इंतजार कर रही हैं, हमजा ने कहा और खुद भी खड़ा हुआ। और मेरी एक बात गौर से सुन लो, दामिल जिसने अपने कदम इनम के पीछे बढ़ाए थे हमजा की बात पर रुक गया। मैं सिर्फ आपके कहने पर यहाँ रुक रहा हूँ, वरना मेरा कोई इरादा नहीं है इस यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, यहाँ है ही किया? हमजा ने नाक से मक्खी उड़ाकर कहा।
حمزہ دامل نے اس کے پیچھے دیکھ کر کہا کیا؟ اس نے پوچھا اب کے پیچھے وہی لڑکی بیٹھی ہے جس کی اب 3 دن سے انفارمیشن لے رہے ہیں۔ دامل کی بات سن کر اس نے فوراً گردن موڑ کر پیچھے دیکھا تو وہاں واقع وہی لڑکی بیٹھی تھی جس کے پیچھے حمزہ 3 دن سے خر ہو رہا تھا۔ یار یہ یونیورسٹی اتنی بھی بری نہیں ہے، ایک کام کرتے ہیں تو جب تک انم کی بات سن کر آجا میں ذرا اس لڑکی کے بارے میں جان لوں، حمزہ نے کہا اور جلدی سے بال ٹھیک کر کے اس لڑکی کی جانب بڑھ گیا جبکہ دامل مسکراتا ہوا لائبریری کی طرف چل دیا۔ آئسن تمہیں پتہ ہے یہ آم کے درخت بہت پرانے ہوتے ہیں، مطلب بڑے کہتے ہیں کہ یہ درخت لگاتا دادا ہے اور کھاتا پوتا ہے، یسرا نے کہا تو آئسن نے سر ہلایا تو دادا کو کیا فائدہ جب وہی نہ کھا سکے؟ آئسن نے اپنی سوچ کے مطابق پوچھا۔ یسرا اس کے سوال پر مسکرا دی کیونکہ احساس محبت خیال بھی ایک چیز کا نام ہے، ضروری نہیں جو چیز ہمیں مل نہیں سکے ہم وہ دوسروں سے بھی چھین لے، کبھی کبھی خود کو اگنور کر کے دوسروں کے بارے میں بھی سوچنا پڑتا ہے، دوسروں کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے، ضروری نہیں کہ جس سے ہمیں فائدہ ہو بس وہی کام کریں، کبھی کبھی ہماری محنت سے دوسروں کو فائدہ ہو اسی لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے اور یہی زندگی ہے۔ یسرا ہمیشہ اسے کوئی اچھی بات بتاتی تھی، ہمیشہ اسے بڑی بہن کی طرح ہر بات سمجھا دیتی تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں دوسروں کے لیے؟ آئسن نے پوچھا۔ تم خوش رہ سکتی ہوں دوسروں کے لیے؟ یسرا نے سرسوں کا ایک پھول توڑ کر آئسن کی جانب بڑھایا، لیکن میرے خوش رہنے سے کیا ہوگا؟ اور یہ کوئی محنت تو نہیں ہوئی؟ کیوں محنت نہیں ہوئی؟ میرے خیال سے دنیا کا سب سے مشکل کام خود کو خوش رکھنا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے کہ ہم خوش ہیں، اور جب ہم اداس ہوں لیکن لوگوں کے سامنے مسکرا رہے ہوں تو یہ محنت ہی ہے میری جان۔ یسرا کی بات اسے تھوڑی تھوڑی سمجھ آ گئی تھی۔ میرے خیال سے کسی کو خوش کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، مشکل تو یہ ہے کہ تم کسی بات سے پریشان ہو لیکن تم لوگوں کے سامنے ظاہر کرو کہ تم خوش ہو۔ واقعی یسرا ٹھیک کہہ رہی تھی، وہ بھی تو یہی کرتی تھی اور کتنی مشکل سے وہ مسکرا سکتی تھی، کبھی ڈیڈی کی کمی تو کبھی دامل کی یاد اکثر اسے اداس کر دیتی تھی۔ اب ٹھیک کہتی ہیں آپی، آئسن نے مسکرا کر کہا۔ میں غلط کب کہتی ہوں؟ یسرا نے ہنس کر کہا تو وہ بھی ہنس دی، لیکن آپی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے خوش ہونے پر بھلا کون خوش ہوگا؟ اللوے پاک کیا؟ آئسن کو سمجھ نہیں آئی۔ اللوے پاک خوش ہوں گے؟ یسرا اب کچی مٹھی کی سڑک کے کنارے بیٹھ گئی تھی اور ساتھ ہی آئسن بھی بیٹھ گئی، وہ دونوں کھیتوں سے ہے کر اب سڑک تک آ گئی تھیں جہاں بہت کم گاڑیاں گزرا کرتی تھیں۔ وہ کیسے؟ آئسن نے پوچھا۔ وہ ایسے کہ تم پریشانی میں بھی مسکرا رہے ہوگے، اس نیت سے کہ اللوے پاک سب ٹھیک کر دے گا۔ اللوے پاک خوش ہوں گے کہ دیکھو میرے بندے پر پریشانیاں ہیں مگر یہ پھر بھی مسکرا رہا ہے، اسی لیے نہ کیونکہ بندے کو اپنے اللوے پر یقین ہے کہ جب پریشانیاں غم اللوے نے دیا ہے تو اسے دور بھی وہی کرے گا نہ کا کوئی اور۔ یسرا کی بات سن کر وہ دل سے مسکرائی تھی۔ اب بہت اچھی باتیں کرتی ہیں آپی، آئسن کے منہ سے آج نکل ہی گیا۔ اچھا تو پھر اچھی باتوں کو ذہن میں بیٹھا لیا کرو نا، یسرا نے مشورہ دیا۔ ہاں سے بیٹھا لوں گی، آئسن نے کہا تو یسرا مسکرا دی۔ بی جی گھر چلے ورنہ صاحب جی غصہ کریں گے، ایک ملازم ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کھڑا پوچھنے لگا۔ علی بابا تھوڑی دیر اور رک جاتے ہیں پھر چلے گے گھر؟ یسرا نے تھوڑی سی گردن موڑ کر کہا مگر بی جی صاحب جی آئسن کہہ دے گی کہ مجھے کھیت میں گھومنا اچھا لگ رہا تھا اسی لیے ہم بھی رک گئے، یسرا نے کہا تو علی بابا تابداری سے سر ہلا کر گاڑی کے پاس چلے گئے جو کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی، جبکہ آئسن حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ یہ غلط بات ہے، آئسن نے من بنایا۔ یہی اچھی بات ہے، اب چپ ہے کر وہ سامنے دیکھو جہاں بادل نے سورج کو ڈھانپ دیا ہے، یسرا نے کہا تو آئسن نے سامنے دیکھا جہاں کالے بادل آ رہے تھے، یقیناً بارش ہونے والی تھی۔ دامل لائبریری میں آیا تو سامنے ہی ٹیبل پر رکھی بک میں سر دیے بیٹھی انم پر اس کی نظر گئی، وہ چلتا ہوا اس تک آیا اور بغیر اس کی اجازت لیے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اپنے کوئی بات کرنی تھی مجھ سے؟ دامل نے پوچھا تو انم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر بک بند کی۔ دامل میری عمر 18 سال ہے، انم کے اس طرح کہنے پر وہ تھوڑا حیران ہوا کہ کیا بس یہی بتانا تھا؟ اس نے اسے تھوڑا عجیب بھی لگا۔ الف اچھا میری 20 ہے، دامل نے بھی لگے ہاتھوں اپنی بھی عمر بتا دی۔ جی تم مجھ سے بڑے ہو تو یہ اب جی بولنا چھوڑ دو بلاوجہ، اتنا تکلف کرنا چھوڑ دو، انم نے کہا تو دامل نے اپنا سر کھوجایا۔ سوری اگے سے دھیان رکھو گا، کوئی بات نہیں، انم نے مسکرا کر کہا، بس یہی بات کرنی تھی۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد دامل نے پوچھا کیوں تم نے کہیں جانا ہے کیا؟ انم نے پوچھا تو دامل نے فوراً نفی کی، نہیں ویسی پوچھا میں نے، مجھے کچھ اور بات بھی کرنی تھی، انم نے نیچے منہ کر کے کہا تو دامل اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جاری